हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो आपके लिए लेकर आते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। तो अब चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई स्टेट बोर्ड जैसे यूपी एमपी बिहार बोर्ड, क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के लिए सभी कोर्सेज हैं अवेलेबल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां चेक कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद अब बढ़ते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पर, जो है आपकी पोम फॉग। और आज हम कवर करेंगे इस पोम का एक्सप्लेनेशन। और इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले देखते हैं किसने लिखा है इस पोम को। तो स्टूडेंट्स, जो पोएट हैं उनका नाम है कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग। ये एक अमेरिकन पोएट हैं, एक बायोग्राफर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और एक एडिटर भी हैं। यानी देखिए कितनी वर्सेटाइल पर्सनालिटी है इनकी। बहुत कुछ जो लिखा करते थे सैंडबर्ग, बहुत ही शानदार लिखा करते थे। देखिए, आपके सिलेबस में अगर कोई पोएम है या कोई भी चैप्टर है या किसी भी किसी भी कंटेंट पे बात हो रही है, इट मीन्स कोई इंपॉर्टेंस उसकी ज़रूर है, इसीलिए वो आपके सिलेबस में है। ये बात तो आप मानेंगे। अब यहाँ पर मैं जब भी किसी पोएट के बारे में बताती हूँ या पोएटिस के बारे में कुछ कहती हूँ तो यही है कि वो बहुत अच्छे ही पोएट हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने ये ध्यान दिया हो कि हर एक की जो राइटिंग स्किल है वो थोड़ी अलग किस्म की है, सेम टू सेम नहीं लिखते हैं, एकदम अलग तरीका है अपनी बात को कहने का, एक्सप्रेस करने का। तो इससे आपको भी सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको भी समझ में आए कि अपनी बात को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है या बयां किया जाता है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक क्वालिटी होती है और एक टैलेंट होता है जो हर इंसान में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप कोई प्रोफेशनल राइटर या पोएट ही बने, इसलिए भी कि एग्ज़ाम में अपने मार्क्स अच्छे तरीके से अगर लिख सकें तो मार्क्स अच्छे से स्कोर करें। उसके अलावा भी अपनी बात को अच्छे से कहना और समझाना अगर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी आपकी हो जाए, राइट। अब जानते हैं इनके बारे में। देखिए, ये बायोग्राफर, जर्नलिस्ट, एडिटर और पोएट, अमेरिकन पोएट तो हैं ही। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जो जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस है, और वो है इन्होंने लिखी थी अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी। ही वन 3 पुलित्ज़र प्राइजेस, 2 फॉर हिज पोएट्री, यानी 3 पुलित्ज़र प्राइजेस, जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और सम्मानीय एक पुरस्कार है। 2 उन्हें मिला था अपनी पोएट्री के लिए, और जो तीसरा पुलित्ज़र प्राइज़ उन्हें मिला था वो मिला था अब्राहम लिंकन की बायोग्राफी के लिए। अब ये अब्राहम लिंकन कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल व्यक्ति रहे हैं। इनके जो बातें हैं या इनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो आज भी बहुत तवज्जो रखती हैं और उन्हें माना जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्ल ऑगस्ट सैंडबर्ग का जन्म कब हुआ। इनका जन्म हुआ था जनवरी 6, 1878 को, और इनकी डेथ हुई थी जुलाई 22, 1967 को। अब स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम इस पोम की थीम की टुवर्ड्स कि ये पोम बेसिकली है किस चीज़ के बारे में। देखिए, अक्सर प्रॉब्लम्स की बात होती रहती हैं, स्ट्रगल्स की चर्चा करते रहते हैं हम लोग, उसी के ऊपर ये पोम भी है कि लाइफ में इश्यूज आते रहते हैं, इज़न्ट इट। अब किस तरीके के इश्यूज आते हैं वो तो हमें पता नहीं होता, कभी कुछ तरीके के, कभी कुछ तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं। हमें लगता है बस अब ये प्रॉब्लम आ गई, ये तो सेट हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम्स की दुख पीड़ा, इनकी सबसे एक अच्छी बात जो है वो ये है कि वो टिकी नहीं रहती, वो चली जाती हैं। और यही लाइफ साइकिल भी हम कह सकते हैं इसको, कि ये भी एक जीवन का एक हिस्सा होता है। प्रॉब्लम्स आती हैं, चली जाती हैं, खुशियाँ आती हैं, चली जाती हैं, तो ये अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो थीम है वो क्या? द ब्यूटी एंड मिस्ट्री ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड क्या है? हमारा जो प्राकृतिक संसार है उसके बारे में एक बात हुई है कि ब्यूटीफुल तो है ही, वो मिस्टीरियस भी है। मिस्टीरियस क्या होता है स्टूडेंट्स? मिस्टीरियस का मतलब ये शब्द जुड़ा बना है मिस्ट्री से, यानी रहस्य से, और मिस्टीरियस रहस्यमयी। यानी जो प्राकृतिक संसार है ना, वो खूबसूरत तो है ही, बहुत रहस्यमयी भी है। और ये हम ज़रूर मानेंगे क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक अभी कोई पहुँच नहीं पाया है, जिसके बारे में अभी तक कोई डिस्कवरी भी नहीं हो पाई है, जिसके बारे में हम अभी तक जिसका कारण पता भी नहीं कर पाए हैं, तो मिस्टीरियस है।
Through his poem, the moral that he conveys is that when difficulties are faced by people, they become hopeless and shattered. अब होपलेस का मतलब है कि कोई आशा ही नहीं रही है जीवन में, अब तो कुछ है ही नहीं, पूरा जीवन निराशा से भर गया। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ में। ऐसा होता है क्या? नहीं। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो अब तो बस कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। उसके अलावा वो क्या महसूस करते हैं? शैटर्ड। अब शैटर्ड का मतलब क्या है? शैटर्ड का मतलब बेसिकली होता है कि प्रॉब्लम्स आ गई, बस अब इसके आगे क्या? कुछ नहीं, सारा संसार एकदम ख़त्म ही हो गया है, अब कोई रास्ता बचा ही नहीं है। इस पूरे इमोशन को ही शैटर्ड कहा जाता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड स्ट्रेंथ फॉर एनीवन टू सॉल्व दीज डिफ़िकल्टीज एंड ओवरकम देम। देखिए, बहुत मेहनत लगती है एक व्यक्ति को किसी भी समस्या को सॉल्व करने में, उसको सुधार करने में, उसका सॉल्यूशन ढूंढने में, और उन ओवरकम मतलब उबरना, किसी चीज़ से उबर जाना या उनको समस्याओं को पीछे छोड़ाना। तो कोई भी समस्या का समाधान करने में या कोई भी समस्या से आगे बढ़ जाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी परिश्रम लगता है। तो परिश्रम या हार्डवर्क करने से तो हम नहीं डरते, ठीक है, ना मैं और ना मेरे स्टूडेंट्स, राइट। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, आने दो, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम्स आने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उन्हें फेस करेंगे, हर चैलेंज को फेस करेंगे और उनका समाधान ढूंढेंगे, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। अब मॉरल बेसिकली ये निकल कर आता है कि हमारा कर्तव्य ही यही है कि समस्याओं का समाधान निकालें, उनसे हारना नहीं है हमें, है ना। और यही इस पोम में भी बताया गया है। अब किस तरीके से बताया गया है, आइए देखते हैं। बहुत ही छोटी सी पोम है, बहुत ही, लेकिन मैसेज बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया गया है कि क्या मैसेज मिल रहा है। देखते हैं क्या मैसेज है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। फॉग क्या होता है? फॉग बेसिकली होती है ओस। ओस या कोहरा बेसिकली। कोहरा, कोहरा छा जाता है तब क्या होता है? कुछ भी नज़र नहीं आता, एकदम ऐसा लगता है सफ़ेद ग्रे कलर की धुएं की सी एक परत सी बन गई है हमारे आंखों के आगे, और हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, एकदम क्लियरली नहीं होता, हर तरफ धुंध है। कोहरे को धुंध भी कहा जाता है। धुंध इसलिए भी कहा जाता है, धुंधला हो जाता है, सब कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता, हमारा विजन बिल्कुल क्लियर नहीं रहता, समझ में नहीं आता कि अब आगे चलें तो कैसे चलें, क्योंकि आगे का रास्ता ही क्लियर नहीं है। और सर्दियों में ये काफ़ी होता है, राइट। अब फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। लिटिल का मतलब, लिटिल कैट फीट का क्या मतलब है कि एकदम बिल्ली के पैरों की तरह आता है। बिल्ली के पैरों की तरह कोहरा आता है, ये कैसे? एक्चुअली यहाँ पर बिल्ली के पैरों की बात इसलिए हो रही है कि जो कैट होती है या बिल्ली होती है वो बहुत ही दबे पैर आती है। कैट एक बहुत ही साइलेंट किस्म का की एनिमल है। जैसे अगर कहीं से कैट गुजर रही है और अगर नहीं चाहती है कि किसी को पता चले कि वो वहाँ है, तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती, इतनी ज़्यादा साइलेंट किस्म की होती है, एकदम सन्नाटेदार तरीके से वो वहाँ से गुजरेगी। इतनी ही साइलेंट फॉग भी है, मतलब कोहरा भी जो होता है एकदम उतना ही साइलेंट होता है। जैसे बारिश होती है तो आवाज़ आती है ना, बूंदे गिरने की आवाज़ होती है, हवा चलती है तो उसकी भी एक आवाज़ होती है, लेकिन कोहरे के आने की और कोहरे के जाने की कोई भी आवाज़ नहीं होती है। एकदम शांति और एकदम सन्नाटे से कोहरा आता है, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से मानो कोई बिल्ली एकदम दबे पांव आई है। अब यहाँ पर बिल्ली से बेसिकली जो सैंडबर्ग हैं उन्होंने फॉग को कैट से कंपेयर यहाँ किया है, तुलना की है, और एक तरीके से क्या हम मेटाफर बोल सकते हैं, एक कंपैरिजन यहाँ ड्रॉ हुआ है कि किस तरीके से कैट की तरह फॉग जो है शहर में आती है। क्लियर है? आगे, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इट सिट्स लुकिंग ऑन हार्बर। हार्बर का मतलब क्या होता है बेटा? हार्बर का मतलब होता है पोर्ट कह सकते हैं, डॉक कह सकते हैं, या फिर जहाँ पे जितने भी जहाज़ होते हैं वो, जैसे बस का स्टॉप होता है, ट्रेन्स का स्टेशन होता है, उसी तरीके से जो शिप्स होती हैं,
शिप्स जो होती हैं या जहाज़ जो होते हैं उनका हार्बर होता है, जिसे पोर्ट भी कहा जाता है। देखिए मीनिंग भी लिखा है पोर्ट, डॉक। यहाँ पर बांध कर भी रखा जाता है शिप्स को, हार्बर पे बांध कर रखा जाता है, ठीक है। एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। अब हॉन्चेस का मतलब क्या है? सिटिंग विद नीज बेंट। जिस तरीके से एक कैट जो होती है वो जब भी कुछ साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही होती है ना, तो कैसे आपने ज़रूर देखा होगा बिल्ली को एकदम बैठे हुए, किस तरीके से अपने पैर को एक तरफ साइड में फोल्ड करके ऐसे साइड में पैर मोड़ के और बैठ जाती है ना। उस तरीके से बैठने को ही हॉन्च करना कहते हैं, ठीक है, कि एकदम हॉन्चली बैठ गई। बेसिकली हॉन्च का जो एक मतलब होता है, कूबड़ भी कहते हैं कि जिस तरीके से जानवरों के पीछे एक हड्डी ऐसे उठी हुई सी रहती है, ठीक है, तो उस वे में बैठ जाना कि एकदम आराम से दबे पांव आके साइलेंटली बैठ गई और ऑब्जर्व कर रही है ये बिल्ली पूरे शहर को। अब क्या एक्चुअल में बिल्ली है क्या कैट है इस पोएम में? नहीं। क्या है? फॉग है। और फॉग को सिर्फ एक कैट से कंपेयर किया गया है कि जिस तरीके से एक कैट हॉन्च करके बैठ जाती है, अपने पैर वैर मोड़कर एकदम बैठ जाती है, उसी तरीके से ये कोहरा बहुत ही साइलेंटली आया है और पूरे शहर पे छा गया है, पूरे शहर पर छा गया है। और हार्बर का नाम स्पेसिफिकली इसलिए लिया गया है क्योंकि जहाँ पानी का जो एरिया होता है वहाँ पे जो कोहरा होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है, ठीक है, और भी ज़्यादा आपकी जो विजन होता है वो और भी ज़्यादा वहाँ धुंधला हो जाता है, तो धुंध और भी डेंस होती है, और भी ज़्यादा हैवी होती है, ठीक है। तो हार्बर का इसीलिए स्पेसिफिकली नाम लिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर इट क्या है बच्चे? इट यहाँ पर फॉग है। क्या है? फॉग। और फॉग को हम कैट से कंपेयर कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये मानकर चलना, फॉग और कैट जो है वो पैरेलल ही चल रही हैं, लेकिन हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देनी है? फॉग को, क्योंकि हमारी जो पोएम है उसका टाइटल ही फॉग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर जो इट है वो क्या है, तो वो फॉग ही है, और फॉग को कंपेयर किया गया है कैट से, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा आंसर आप लिख सकते हैं कि इट इज़ फॉग हियर एंड फॉग इज़ कंपेयर्ड टू व्हाट? फॉग इज़ कंपेयर्ड टू कैट, दैट्स इट। यहाँ पर इट को हम डायरेक्टली कैट नहीं लिखेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ बताया गया है कि जो फॉग है वो क्या है? फॉग एकदम बैठ गई है। कहाँ आकर बैठ के? सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। यानी फॉग जो है हार्बर पे, शहर पे एकदम छा गई है, हर जगह छा गई है, और एंड देन मूव्स ऑन। और क्या हो गई है? फिर थोड़ी देर बाद चली गई है। यानी जो फॉग होती है क्या क्लियर हो जाती है? बिल्कुल। ऐसा थोड़ी कि परमानेंटली आकर बैठ ही गई बस कि अब जैसे है वैसे ही रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। फॉग जो है आती है और थोड़ी देर रहती है और कुछ समय बाद वापस भी चली जाती है। अब स्टूडेंट्स, ये तो मैंने बेसिकली जो ट्रांसलेशन है वो इसका पूरा अच्छे से आपको बता दिया है कि किस तरीके से फॉग आती है, मानो बिल्ली दबे पाँव आ रही है, फिर तो आके बैठ जाती है, शहर पे आके फॉग बैठ जाती है, इस तरीके से मानो बिल्ली एकदम अपने पैर मोड़कर बैठी हो, और कुछ समय बाद वो वापस चली जाती है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, क्या समझाया गया है यहाँ पर हमें सैनबर्ग के द्वारा कि फॉग आ रही है जा रही है, ये बात तो हम जानते ही हैं, बट इसमें क्या मीनिंग है? कैट की बात क्यों की गई है और प्रॉब्लम्स कहाँ है इसके अंदर? फॉग तो आती ही है, तो क्या प्रॉब्लम है? आइए इसका स्टैंजा वाइज जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, मीनिंग समझेंगे, तब हमें ये क्लियर होगा। The poet is describing fog. Fog is a thick cloud of tiny water droplets present in the atmosphere. It is generally seen during the winter season. Here the poet describes the advancement of fog towards the city and the harbour. He says the fog comes like a cat comes on its feet. अब यहाँ fog बताया गया है कि fog होता क्या है। जब तक यही नहीं पता होगा कि fog किसे कहा जाता है तो हम समझेंगे कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कोहरा होता है और एक थिक लेयर होती है, ऐसा लगता है एक बादल जैसा छा गया है, ठीक है।
ये जनरली विंटर सीजन के दौरान दिखाई देता है। एंड हियर द पोएट डिस्क्राइब्स, ये जो पोएट हैं सैंडबर्ग जो है वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कोहरा है, धुंध है, वो किस तरीके से शहर की तरफ आती है, किस तरीके से हार्बर की तरफ आती है, और किस तरीके से बिल्ली की तरह दबे पाँव एकदम आ जाती है। This means the fog advances towards the city very slowly and calmly, just like a cat. इसका क्या मतलब हुआ कि जिस तरीके से कैट एकदम धीरे और स्लोली आती है, कोहरा भी उसी तरह स्लोली छाता है। ऐसा नहीं ना एकदम फट से एकदम कोहरा के अभी देखा, एक बार देखा तो एकदम क्लियर था, दोबारा देखा तो अरे धुंध छा गई, नहीं, बहुत स्लोली ऐसा लगता है कि जम रही है। ठीक है। One never knows how and when the fog will enter the city. Therefore, fog is compared to the cat which enters our home in an unpredictable manner. Unpredictable का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसे प्रिडिक्ट ना किया जा सके, या जिसका अंदाज़ा ना लगाया जा सके, या बिल्कुल भी हमें इस चीज़ का एहसास ना हो सके कि अब आगे क्या होने वाला है, उसे ही कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल। ये है इसका हिंदी अनुवाद। फॉग को कैट से इसीलिए कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से कैट जो है, एक बिल्ली जो है, एकदम दबे पाँव चुपचाप बिना आवाज़ किए हमारे घरों में इस तरह से आके बैठ जाती है कि हमें एहसास तक नहीं होता, पता तक नहीं चलता, जब तक हम उसे देख ना लें, तब तक कोहरे को भी जब तक हम देख नहीं लेते हमें पता नहीं चलता कि कोहरा छा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही सेज दैट, जो आगे जब कोहरा आ जाता है तब क्या कहते हैं सैंडबर्ग? He says that fog sits over the whole of the city as a cat sits silently by folding her legs behind itself and looks around the nearby places and things. अब जब कोहरा आके जम गया तो वो जैसे बिल्ली है, अगर बैठती है, बिल्ली बहुत शानदार ऑब्जर्वर होती है। वो जितना ध्यान से देखती है, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करती है बढ़िया तरीके से, उतना शायद ही कोई और जानवर कर पाता है। करते हैं, ऐसा नहीं, वैसे भी जो एनिमल्स होते हैं कंपैरेटिव टू ह्यूमंस ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वेंट होते हैं, लेकिन जो कैट होती है वो बहुत ध्यान से हर चीज़ को गौर से देखती है, बहुत ज़्यादा नोटिस करती है। उसी तरीके से कोहरे को भी देखकर ऐसा ही लगता है मान लो पूरे शहर का मुआयना करने के लिए आया हुआ हो कि कहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए हर एक जगह, चाहे किसी भी कॉर्नर में जाए, वहाँ पर वो नज़र आता है। Similarly, it seems that the fog silently covers the whole of the city and the harbor and is sitting over them looking around like a cat. इसीलिए हार्बर पे, शहर पे पूरी तरीके से वो एकदम जम जाता है, बैठ जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको ध्यान है, बिल्कुल जब मैं थीम समझा रही थी तब वहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि ये पोम का मॉरल, बेसिकली थीम क्या है या मैसेज जो है वो क्या है। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि एक तो नेचर, जो नेचुरल वर्ल्ड है, प्राकृतिक संसार जो हमारा है, उसकी ब्यूटी, और मिस्टीरियस वर्ल्ड, या मिस्ट्री कह देते हैं, मिस्टीरियस कहते हैं, TERIOUS, मिस्टीरियस होती है। ठीक है, ये दो क्वालिटीज़ हैं जो नेचर, प्रकृति की हैं। प्राकृतिक संसार कह लीजिए या प्रकृति कह लीजिए, एक ही बात होती है। तो ये दोनों उसकी क्वालिटीज़ हैं। अब ब्यूटी तो हम जानते हैं कि हाँ, खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन ये मिस्ट्री, ये रहस्यमयी चीज़ क्या है? मिस्ट्री को क्या कहते हैं? मिस्टीरियस को क्या कहते हैं? रहस्यमयी। ठीक है, क्या हमारा जो संसार है, या क्या ये जो प्रकृति है या कुदरत है, क्या रहस्यमयी है? बिल्कुल है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो अभी तक हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है कि ये धुंध आ गई, कोहरा आ गया, क्यों आ गया, क्या, अब कैसे आता है, वो साइंटिफिक रीजंस जो है वो किस तरह से क्या होता है वो तो हमें पता है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी, कितना परेशान करती है ना। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो कोहरे को एक प्रॉब्लम के तौर पे देखा जा सकता है कि हमारी लाइफ में जिस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, हम कोहरे को भी उसी तरीके से देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है। क्यों? अगर जहाँ पे पोल्यूशन या धुआं ज़्यादा होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर जो है धुंध और भी ज़्यादा डेंस हो जाती है। ज़्यादा डेंस हो जाने का मतलब, या ज़्यादा धुंध होने का मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि आपकी पारदर्शिता जो है ख़त्म होने लगती है और कम पारदर्शिता हो जाती है, यानी हम देख नहीं सकते।
या सीधा सरल शब्दों में कहूँ तो जितना पोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा कोहरा भयंकर हो जाएगा। और हम जब रोड्स पे ट्रैवल करते हैं या व्हीकल चलाते हैं तो हमें नज़र ही नहीं आता थोड़ी दूर पे कि सामने कोई व्हीकल है या नहीं है, तो एक्सीडेंट्स होने का खतरा है। तो हम एक तरीके से प्रॉब्लम्स की तरह ही देखते हैं ना फॉग को। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, हर इंसानी टेंडेंसी या हर व्यक्ति यही चाहता है कि हम नेचर की चीज़ों को कंट्रोल कर लें, हम ये कंट्रोल कर लें, वो कंट्रोल कर लें। क्या ये हमारे बस का है? सही मायनों में देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। पोल्यूशन ज़्यादा क्यों हो रहा है? हमारी ही वजह से हो रहा है, ह्यूमंस की वजह से हो रहा है, ना किसी जानवर के कारण हो रहा है या ना प्रकृति अपने किसी गलती की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है। हमारी वजह से, चाहे फैक्ट्रीज़ हों, चाहे व्हीकल्स हम चला रहे हैं, कितना उससे पोल्यूशन होता है, इज़न्ट इट? तो इसके बजाय कि हम उसे कंट्रोल कर सकें, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल तो है ही और हमने उसे और ख़राब कर दिया है ना? इसी वजह से कोहरा और ज़्यादा बड़ा एक प्रॉब्लम की तरह हमारे सामने आता है। हमें क्या चाहिए? हमें ज़रूरत है कि हम किसी भी नेचुरल वर्ल्ड की किसी भी चीज़ को कंट्रोल ना करके और उसे अप्रिशिएट करें। कोहरा अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। अगर हल्की हल्की जब सर्दियाँ आने लगती हैं, ज़्यादा तेज़ सर्दियों की बात नहीं कर रही, हल्की हल्की सर्दियों का मौसम जब आने लगता है और अगर आप जल्दी उठने के आदी हैं तो आप देखते होंगे कि अगर कहीं गार्डन है या नॉट जस्ट गार्डन, बाहर आप कहीं भी देखें, जो पेड़ पौधे होते हैं उन पे जब धुंध आती है हल्की हल्की, बहुत हल्की धुंध होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बादल नीचे आ गए हों। और वो इतना खूबसूरत नज़ारा होता है कि बस देखते ही बात बनती है। कितनी भी देर उसे देखा जा सकता है, अप्रिशिएट किया जा सकता है। धीरे 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 वो आता है और उतना ही धीरे धीरे वो चला जाता है। एक तरीके से इतना साइलेंटली आएगा और इतना साइलेंटली जाएगा कि उसका एहसास भी नहीं होता कि कोई आ रहा है या जा रहा है ना? तो ये ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल एक नज़ारा है ये, जिसे अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हम नेचर को कंट्रोल करने के चक्कर में या हम और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के चक्कर में क्या कर बैठे हैं, इस कोहरे को ही ख़राब कर बैठे हैं और इतना ज़्यादा डेंस होने लग गया है कि हमें ये कोहरा खूबसूरत कहीं से नहीं दिखाई देता, एक समस्या के तौर पे दिखाई देता है। तो हमें ये चाहिए कि हम ये सोच सकें कि किस चीज़ को हमें कंट्रोल करना है और किस चीज़ को हमें सिर्फ अप्रिशिएट करना है। और जो नेचर है, प्रकृति है, वो कंट्रोल नहीं की जा सकती है, उसे सिर्फ अप्रिशिएट ही किया जा सकता है। उसकी खूबसूरती की सिर्फ बातें करनी चाहिए, सिर्फ उसको निहारना चाहिए, सिर्फ इतनी ही है प्रकृति। उसके अलावा उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और यही एक बहुत ही डीपर मीनिंग है इस पोएम का। बहुत अच्छे से जो सैंडबर्ग है, ये जो एक इशू है, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये इशू उठाया है इस पोएम में और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कहा गया है इसे। After a while, the fog leaves the city and moves on. The poet says so because it is a natural phenomena that fog does not stay at a place for long and leaves the place after a few hours. अब यहाँ बेसिकली यही बताया गया है कि जो फॉग है कुछ समय के लिए आता है, ठहरता है और फिर से चला जाता है, परमानेंट नहीं बैठता। प्रॉब्लम्स भी जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। अब फॉग को देखिए कितना मल्टीपल लेवल्स पे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, मल्टीपल लेवल्स पे यहाँ पे फॉग को कंपेयर किया गया है। प्रॉब्लम से भी कंपेयर किया गया है और कैट से भी कंपेयर किया गया है और नेचर की पावर से भी कंपेयर किया गया है कि नेचर को कंट्रोल करने की अगर कोशिश की तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। ठीक है, तो अलग अलग तरीक़ों से कंपेयर किया गया है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं या ये जो नेचुरल वर्ल्ड है, उसको आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जब आपको अगर आंसर लिखना है कि डायरेक्ट कंपैरिजन किससे है, तो डायरेक्ट कंपैरिजन आप कैट लिखेंगे क्योंकि आपके पोएम में सीधा सीधा कैट का मेंशन है। जब उसको आगे आपको एक्सप्लेन करना है तब ही आप क्या एक्सप्लेनेशन में क्या यूज़ करेंगे शब्द कि किस तरीके से फॉग प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस कर रही है, किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल हैं कि फॉग एक प्रॉब्लम बन गई है, अदरवाइज फॉग प्रॉब्लम नहीं होती। So here also the poet says that just like a cat, the fog leaves the place very silently without being noticed by anyone. और यहाँ पर वही बात एक दोहराई जा रही है कि किस तरीके से साइलेंटली जो है
फॉग चली जाती है शहर को छोड़कर, मानो एक कैट है एकदम दबे पाँव आई थी, थोड़ी देर बैठी, इधर उधर सब देखा, ध्यान दिया कि कहाँ क्या चल रहा है, और उसी तरीके से एकदम साइलेंटली फॉग चली जाती है जैसे एक बिल्ली चली जाती है। तो फॉग भी किस तरीके से बैठ रही है पूरे शहर पे, मानो एक मुआयना कर रही हो शहर का कि कहाँ क्या चल रहा है, प्रकृति को देख रही हो कि प्रकृति के साथ और क्या क्या हम खिलवाड़ कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और इसी तरीके से चली जाती। प्रॉब्लम्स भी हैं, आती हैं तो टिकी नहीं रहती हैं, हमें बस उन्हें फेस करने की ज़रूरत है। तो हमें यहाँ पर रियल लाइफ में भी जब हम फॉग को देखें तो उसे एक प्रॉब्लम के तौर पे ना देखें उसे, और प्रॉब्लम के तौर पे देखने का मतलब यहाँ ये है कि हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, हम इसे ठीक कर देंगे। ये एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल वर्ल्ड का हिस्सा है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ अप्रिशिएट ही किया जा सकता है। ठीक है, तो यही सैंडबर्ग ने पूरी पोम में समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स, यही थी हमारी ये पोम, बहुत ही छोटी सी और बहुत प्यारी सी पोम है, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल पोम है। होपफुली आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ में आई होगी, और आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, और अभी तक अगर आपने मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, क्योंकि विद हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलते हैं ये सभी टॉप कोर्सेज, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है स्टूडेंट्स, राइट। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका एडवांटेज आपको ज़रूर से ज़रूर उठाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स या ई नोट्स चाहिए तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, और आप चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। इसके अलावा आपको www.magnetbrains.com पर भी सभी के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी पक्की रखिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, सी यू सून एंड थैंक यू सो मच।